रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग। मैं स्मिता किरण टोप्पो बीए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के साथ उनके कोर पेपर 3 के चौथे अध्याय मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम की चर्चा करूंगी। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे इन सुधार अधिनियमों की आलोचना के बारे में। पिछले ऑडियो में हम लोगों ने यह सुना था कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, जिसमें हम लोगों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के विस्तार के बारे में, विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि के बारे में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के शुरुआत के बारे में और मताधिकार या सीमित मताधिकार आदि से संबंधित प्रावधानों के बारे में सुना था। यह अधिनियम 1909 में जब लाया गया तो इसका उद्देश्य यह कहा गया था कि यह भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए अधिनियम है, किंतु वास्तव में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कांग्रेस के एक पक्ष को संतुष्ट करना था, ताकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ में मिलाया जा सके और उग्रवादियों और क्रांतिकारियों का दमन किया जा सके। तो इस सुधार अधिनियम में जो भी प्रावधान थे, उन प्रावधानों में इतनी अधिक खामियां थीं, इतनी अधिक कमियां थीं, जिसके कारण इसको स्वीकार करने की अपेक्षा इसकी आलोचना अधिक की गई। सबसे पहले इसकी आलोचना इसलिए की गई क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का उद्देश्य कभी भी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं रहा। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास के बारे में इस सुधार अधिनियम को लाया गया, ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था। लेकिन भारतीयों ने इसकी आलोचना करते हुए यह कहा कि भारत में जिस उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी, उसकी स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा नहीं की गई। भारतीय परिषद अधिनियम के सभी प्रावधानों के बाद भी लॉर्ड मॉर्ले व्यक्तिगत रूप से यह कभी नहीं चाहते थे कि भारत स्वराज प्राप्त करे, और उनके कई भाषणों में इस बात को उन्होंने दोहराया था कि भारत के लिए स्वराज्य की जो प्राप्ति है वह असंभव है। तो यह कानून जो था, यह जो अधिनियम था, यह अपूर्ण था, यह पूरा नहीं था, और इसीलिए इसको बहुत सारा नाम दिया गया। इसे अर्थशून्य कहा गया। डॉक्टर ज़कारिया ने इसे अर्थशून्य कहा। कुछ लोगों ने इसे चांद की चमक कहा, मियर मूनशाइन। तो इस कमी के कारण 1909 के अधिनियम की आलोचना की गई कि इसने उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की, या उसने उत्तरदायी शासन की स्थापना में सहयोग नहीं किया। इसके बाद दूसरी कमी इस अधिनियम की यह थी, या इसकी बुराई कहें, इसकी सबसे बड़ी बुराई जो थी वह थी भारत में सांप्रदायिक विभाजन करना।
जब एक प्रावधान इसमें रखा गया इस अधिनियम में कि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होगी या उनके जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, इससे मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में एक सांप्रदायिक विभाजन शुरू हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रावधान ने एक ऐसी शुरुआत की जिसके परिणाम बाद में जाकर बहुत भयंकर हुए। सांप्रदायिकता की भावना हर दिन भारतीयों में बढ़ती गई और आगे चल कर के सिखों ने, एंग्लो इंडियंस ने, इन लोगों ने भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम से सांप्रदायिक या उसके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के प्रावधान से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में या बहुत बड़े दोष के रूप में सामने आया। इसके बाद इस सुधार अधिनियम में सीमित मताधिकार और परोक्ष चुनाव के बारे में जो प्रावधान थे उनमें भी कमियां थी। चुनाव प्रणाली को प्रारंभ तो किया गया, किंतु मतदाताओं की संख्या कम थी और इसमें मताधिकार भी बहुत सीमित रखे गए थे। मत देने वालों की संख्या चूंकि बहुत कम थी, तो किसी को भी बहुमत मिल पाना संभव नहीं होता था और वास्तव में जनता का प्रतिनिधि कौन होगा इसको निश्चित कर पाना या बहुमत के आधार पर विजेता को निश्चित कर पाना ये संभव नहीं होता था। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। मताधिकार में जो अनुचित भेदभाव किया गया, इसके आधार पर भी इस अधिनियम की आलोचना की जाती है कि अलग अलग संप्रदाय के मतदाताओं में भेदभाव बहुत अधिक दिखा। जिस तरह से मुस्लिम संप्रदाय को पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व का, अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान उनके लिए किया गया, तो उस चुनाव के लिए मुस्लिमों में जो उच्च वर्गीय मुस्लिम थे, जमींदार, व्यापारी, इनको मताधिकार दिया गया, लेकिन उसी श्रेणी के गैर मुस्लिमों को, मतलब जो जमींदार, व्यापारी और अन्य जो स्नातक थे, उनमें जो गैर मुस्लिम थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। कुछ पारसियों, ईसाइयों, इनको भी मताधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार अधिनियम के द्वारा, मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को खुश करने या उनको बहुत अधिक समर्थन देने में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ उस वक्त ब्रिटिश सरकार के द्वारा अन्याय किया गया। हिंदू बहुमत में थे, तो चूंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और ब्रिटिश सरकार ने उस समय अल्पसंख्यकों के ही बारे में बहुत अधिक प्रावधान रखे, तो इस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं को लगा कि उनके संप्रदाय के साथ में अन्याय किया जा रहा है। केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी बहुमत की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें भी दोष था, जिसके कारण इस अधिनियम की आलोचना की गई। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत का होना भी दोषपूर्ण था। विधायी परिषदों में जो शक्तियां दी गई थी, जैसे पूरक प्रश्न पूछने के बारे में या बजट पर बहस करने के बारे में,
तो उन शक्तियों पर भी बहुत सारी शर्तें लगाई गई थी, उनको बहुत सीमित रखा गया था। तो शक्तियों का दिया जाना या ना दिया जाना दोनों बराबर थे। इस अधिनियम के तहत जमींदारों और व्यापारी वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। उनको विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का स्वार्थ था और यह अधिनियम कहीं से भी भविष्य के लिए एक निश्चित लक्ष्य तैयार नहीं करता था। इस प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जितने भी प्रावधान थे या मुख्य प्रावधान थे, उन सभी मुख्य प्रावधानों में कुछ न कुछ कमियां थीं। उन कमियों के कारण यह अधिनियम निरर्थक माना गया। बहुत सारे लोगों ने इसे निरर्थक माना, किंतु यह भी सच है कि कहीं न कहीं इस अधिनियम ने आगे का रास्ता खोला। जैसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को लिया गया, अन्य भारतीयों को मंत्री परिषद में भी स्थान दिया गया, प्रांतीय परिषदों का विस्तार हुआ, निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया या उनकी शक्तियों में थोड़ी वृद्धि की गई। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। भारतीयों के लिए कहीं एक रास्ता खुला कि वे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तक या गवर्नर जनरल के साथ काम करने के लिए उनके परिषद तक पहुंच सकें। इस अधिनियम को बनाते वक्त अधिनियम के निर्माताओं ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था करना नहीं है, किंतु अधिनियम में जो भी व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं ने भारतीय शासन को वहां तक लाया जहां संसदीय शासन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने के बारे में भारतीयों ने सोचा। तो ये सुधार अधिनियम उत्तरदायी शासन की दिशा में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जरूर थे। इस अधिनियम ने भारतीयों को उत्तरदायी शासन के लिए प्रशिक्षित भी किया, भारतीयों को ट्रेन भी किया, भारतीयों को यह अवसर दिया कि वे अपनी राजनीतिक योग्यता का परिचय दे सकें या केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इस अधिनियम ने भारतीयों को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करने, अपने को विकसित करने का एक मौका दिया। तो सारी कमियों के बाद भी मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम को हम पूरी तरह से निरर्थक नहीं कह सकते हैं। इसका महत्व इस बात के लिए माना जा सकता है कि इसने भारत की स्वतंत्रता और भारतीयों की सहभागिता, प्रशासन और राजनीति में भारतीयों की सहभागिता के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया।